Okay, so now let's move forward towards the function of cell. फंक्शन सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसका क्या क्या फंक्शन है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है. ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हर एक का फंक्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा. जैसे मैं बता रही हूँ बस उसको एक बार भी सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि मैं नोट्स आपको दे दूँगी बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ सेल वॉल. ठीक है, हमने प्लांट सेल का एग्जांपल लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही ऑर्गेनेलीज होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में. प्लांट सेल में सेल वॉल है सेल्यूलोज से बना हुआ, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. तो प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल है तो हम सेल वॉल को क्या बोलेंगे, एज अ बॉडी गार्ड बोलेंगे. ठीक है, आप एक ये ट्रिक भी याद कर सकते हो. किसी किसी को नहीं पसंद, किसी किसी को पसंद है. कोई कोई सोचता है कि भाई इससे अच्छा मैं जो एक्चुअल फंक्शन है वही याद कर लूँ, ये सब सेंटेंस याद करने से अच्छा. बट किसी किसी को नहीं होता वैसे. तो उसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि मम्मी है. ठीक है, मम्मी हैज़ अ बॉडी बिल्डर एंड फैटी सन्स. ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है मम्मी के 2 बच्चे हैं, बॉडी बिल्डर है और फैटी सन है. जिसमें बॉडी बिल्डर का क्या काम है, आप ये स्टोरी जैसा याद करो. आपको एक बार ये स्टोरी याद हो जाएगी, पूरा फंक्शन याद हो जाएगा पूरे सेल का, आपको याद नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको आंसर आएगा. बॉडी बिल्डर का काम क्या है, बॉडी गार्ड. ऑफकोर्स उसके पास बॉडी है तो वो क्या काम करेगा, बॉडी गार्ड का काम करेगा. ठीक है, और फैटी सन, अभी वो फैट है तो फिर उसका क्या काम रहेगा, फैटी सन का काम क्या रहेगा, वो समझो बैंक में बैठा हुआ है क्योंकि बैठ के वो क्या हो गया, फैट हो गया है. फैट हो गया है, बैंक में बैठ के फैट हो गया है. उसकी वजह से उसको क्या हुआ है, डिप्रेशन हुआ है. ठीक है, डिप्रेशन हुआ है तो फिर उसने बैंक का जॉब छोड़ दिया और फिर उसने क्या लगाया, कौन सा जॉब पे लग गया, वो फैक्ट्री के जॉब पे लग गया. फैक्ट्री के जॉब पे लग गया वो. ठीक है, मम्मी हैज़ two sons which are one is body builder and one is fatty. ओके, फैटी किस में काम करता है, बैंक में. और बॉडी बिल्डर किस में काम करता है, ऑफकोर्स उसको बॉडी है तो वो बॉडी गार्ड बनेगा. ठीक है, फैटी सन डिप्रेशन में चला गया क्योंकि वो बैठ के मोटा हो गया, बैंक में बैठ के मोटा हो गया, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया, इसलिए उसने वो जॉब छोड़ के फैक्ट्री में लगाया. और ऑफकोर्स सबकी मम्मी क्या होती है, वेरी गुड कुक होती है. सबकी मम्मी क्या होती है, गुड कुक है. इनकी भी मम्मी क्या है, गुड कुक है. बस इतना याद रखो. इतना अगर स्टोरी आपको याद हो जाए कि मम्मी, या फिर आप याद रखो मम्मी कुक्स a meal for a bodybuilder and fatty son, whereas bodybuilder is a bodyguard and fatty son works in a bank who is suffering from depression because he is getting fat by sitting in a bank and working. So because of depression he leaves that job, he quits that job and enters into a factory for a job. सो सेल वॉल इधर का बॉडी गार्ड क्या है, सेल वॉल. आपको हर एक शब्द से अभी याद रहेगा. तो सेल वॉल, हर एक सेल ऑर्गेनेल याद रहेगा. तो सेल वॉल क्या है, बॉडी गार्ड है. बॉडी गार्ड का क्या काम क्या होता है, ये देखो ये है बॉडी गार्ड. बॉडी गार्ड का काम क्या होता है, सेफ गार्ड करना. वैसे ही सेल वॉल का काम है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल मतलब स्ट्रक्चर देता है वो सेल को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल. फ्रीली परमिएबल मतलब जो परमिट करे. परमिएबल ये शब्द कहाँ से है, परमिट से है. परमिट मतलब अलाउ करे आने जाने को. तो फ्रीली परमिएबल है मतलब सेल वॉल जो होता है वो हर चीज़ को आने देता है, हर चीज़ को जाने देता है. ठीक है,
तो ये जो बॉडी गार्ड है वो अच्छा बॉडी गार्ड नहीं है भाई। वो भले स्ट्रेंथ दे, सपोर्ट करे और क्या बचाए बाकी सब चीज़ों से, स्ट्रेंथ दे के बाकी सब चीज़ों से जो भले ये बॉडीगार्ड बचाए, बट ये किसी को भी आने देता है, किसी को भी जाने देता है। अगर कोई आया तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, कुछ गलत हुआ तो, बट वो किसी को भी आने दे रहा है, किसी को भी जाने दे रहा है, ठीक है, समझा? लीनियंट है ये बॉडीगार्ड, ठीक है, पर अगर कुछ हुआ तो सपोर्ट करेगा, ऐसा। तो ये इट हैज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू सेल फ्रीली परमिएबल, ये परमिट करता है हर किसी को, कोई भी आ जा सकता है। वैसे ही सेल वॉल में वाटर मॉलिक्यूल सब चीज़ें, वैसे सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। वो बस कुछ चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देता है या फिर सेल के बाहर जाना देता है। वैसे सेल वॉल नहीं है। इवन पैथोजन या फिर जो कुछ भी चीज़ें हो वो सेल वॉल थ्रू अंदर आ सकती है, क्योंकि उसके पोर्स बड़े होते हैं। और बहुत 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं सेल में, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट, बॉडीगार्ड है, उसका काम प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है, स्ट्रेंथ देना है सेल फ्रॉम पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरीज मतलब अगर झाड़ है, खड़ा रहता है इतने टाइम धूप में, तो फिर वो हिल रहा है बिकॉज ऑफ रेन एंड स्टॉर्म, ये सब रीजन से, तो वो मैकेनिकल इंजरी ना हो। एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर रिजिड जैसा है वैसा ही रहने वाला स्ट्रक्चर देने का काम करता है सेल वॉल। इसलिए ये रिजिड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है। ये एनिमल सेल जैसा नहीं है ये, ठीक है। ये सब किसके वजह से हो रहा है? सेल वॉल की वजह से। किससे बना हुआ है? सेल। 100 बार बोल चुकी हूँ, आपको याद हो जाएगा। सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। सेल वॉल हो गया, तो अभी हम सेल मेम्ब्रेन पे आएंगे। सेकेंड ऑर्गेनेली ये जो है सेमी परमिएबल है या फिर सिलेक्टिव परमिएबल है। परमिएबल मतलब परमिट करना। अभी ये कुछ चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देता है या फिर सेल के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें जानी चाहिए। एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, या अगर नहीं हुआ तो सेल में टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगा। सेल में एक बार टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगा तो सेल लाइसिस मर जाएगा सेल, ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए, तो अंदर बाहर चीज़ें होती रहती है। बट सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जैसा लीनियंट नहीं होता। ये स्ट्रिक्ट वाला बॉडीगार्ड है, ये भी प्रोटेक्ट करता है बाहर की चीज़ों से, ये भी स्ट्रेंथ देता है ये सब, पर ये स्ट्रिक्ट वाला बॉडीगार्ड है। ये सब चीज़ें अंदर बाहर करने नहीं देगा। कुछ चीज़ें ही अंदर आने देता है, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इन डिटेल फंक्शन वीडियो अलग सा बनाया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम बढ़ जाता है वरना उसका, ठीक है। सेकंड है हमारा न्यूक्लियस। अभी हमने पढ़ा था इधर मम्मी, अभी बॉडीगार्ड हो गया। एक होता है लीनियंट और एक होता है स्ट्रिक्ट। लीनियंट वाला सेल वॉल है, कोई भी आओ कोई भी जाओ भाई, पर मैं सपोर्ट पक्का करूँगा। ये होगा स्ट्रिक्ट वाला, सब लोग नहीं आ सकते, सब लोग नहीं जा सकते भाई बाहर, ठीक है। मेरे हिसाब से चीज़ें चलेगी। फिर अभी हम आते हैं मम्मी के ऊपर। जैसे पूरा घर मम्मी के हाथ में होता है, ये देखो, ये मम्मा। तो न्यूक्लियस को मम्मी बोला जाता है, क्योंकि मम्मी, या फिर ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि मम्मी के हाथ में घर होता है। घर कैसे चलेगा, हर एक चीज़ किधर रहेगी, कहाँ रहेगी, कौन किधर क्या करेगा, कौन क्या कर रहा है, ये सब मम्मी देखती है। इसलिए, और जो बेबी है वो भी कौन देता है? मम्मी देता है। बेबी, मम्मी क्या करती है? क्रोमोसोम्स, मम्मी के पापा के क्रोमोसोम्स बेबी में डालती है। तो क्रोमोसोम्स किस में होता है? मम्मी में होता है। तो कंटेंस क्रोमोसोम, मतलब ही न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? मम्मी है, ठीक है, सेल की। न्यूक्लियस बताएगा कि किधर प्रोटीन चाहिए, किधर प्रोटीन नहीं चाहिए। अभी प्रोटीन नहीं चाहिए सेल में तो बंद कर दो, ऐसा। इट्स लाइक अ ब्रेन, इंटेलिजेंट मॉम है ये, ठीक है। सो कंटेंस क्रोमोसोम्स, हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? हेरिडेटरी मटेरियल है, जो जैसे कि आँखों का कलर हुआ, हेयर कलर हुआ, ये सब जो चीज़ें होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स में,
डीएनए में, ठीक है। उसके बाद होता है इट रेगुलेट्स सेल ओवरऑल फंक्शन। जैसे मैंने बोला अभी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा, अभी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा। कब बनाना है, कब सिस्टम चालू करना है प्रोटीन बनाने का, कब बंद करना है, ये सब न्यूक्लियस के हाथ में होता है। इट रेगुलेट्स सेल ओवरऑल फंक्शन, हेल्प्स इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ऑफकोर्स मम्मी ही बेबी देती है, तो ये 3 पॉइंट है जो आप मम्मी से आराम से याद कर सकते हो। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ये हम बाद में देखेंगे, बट इतना याद रखो फ़िलहाल के लिए कि न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये आपको पता है। न्यूक्लियस में पोर्स भी होते हैं। क्यों होते हैं न्यूक्लियस में पोर्स? वही चीज़ें आने जाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से बाहर जब सिग्नल जाएगा कि प्रोटीन अभी नहीं चाहिए, बंद कर दो प्रोटीन का सिंथेसिस, जितना है उतना इनफ है, तो ये जो मम्मी सिग्नल मतलब न्यूक्लियस जो सिग्नल भेजेगा वो तो बाहर जाना चाहिए ना न्यूक्लियस के, उसके लिए होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और अंदर भी तो आने चाहिए ना। फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, जब बाहर हमें समझ में आता है कि प्रोटीन ज़्यादा, कैसे समझेगा प्रोटीन ज़्यादा हो गया? बाहर से जब सिग्नल अंदर आएगा तब समझेगा ना प्रोटीन ज़्यादा हो गया करके। फिर न्यूक्लियस बोलेगा कि बस हो गया, अभी प्रोटीन नहीं बनाना, फिर वो बंद हो जाएगा फैक्ट्री प्रोटीन बनाने का, ऐसा। तो वो सब जो चीज़ें हैं उसके लिए पोर्स लगता है, और ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। मोर ओवर सेल मेम्ब्रेन का अगली वीडियो में डिटेल्ड डाल दूँगी मैं, ठीक है। उसमें जाके आपको और इन डिटेल पढ़ना हो कि फास्फोबाइलिपिड का लेयर होता है, कैसे होता है, कौन सा हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो मैं इस फोकस के लिए बना रही हूँ कि आपको बेसिक फंक्शन से याद हो जाए ट्रिक से, ठीक है। तो हमने सेल वॉल को बॉडीगार्ड बना दिया, न्यूक्लियस को हमने मम्मी बना दिया, इंटेलिजेंट मम्मी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक, जैसे मैंने ऊपर बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? इधर राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन मैंने इसका स्ट्रक्चर ये ट्रिक के लिए रखा है बॉडी बिल्डर। रफ बॉडी बिल्डर कैसे होते हैं? रफ एंड टफ होते हैं, कुछ भी कर लो इनको, मारो, कुछ भी गिर भी गए तो भी इतना मसल होता है कि इनको कुछ नहीं होता। रफ एंड टफ होते, बहुत हेल्दी लोग होते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब बॉडी बिल्डर याद करो। बॉडी बिल्डर किसके पीछे भागते? प्रोटीन के पीछे भागते हैं। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मुझे एग्स खाओ। ये बॉडी बिल्डर है हमारे। जो सुल्तान मूवी है उसमें जो रहते हैं वो सब बोलते हैं क्या चाहिए, खाओ खाओ, दूध पियो, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन के पीछे रहते हैं। तो रफ कौन होता है? बॉडी बिल्डर होता है, बहुत रफ एंड टफ होते हैं। तो उसके ऊपर क्या रहता है? राइबोसोम होता है। क्या चाहिए उनको? प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन शेक खाएंगे, प्रोटीन बार्स खाएंगे, 100 चीज़ों से प्रोटीन लेंगे ये, ठीक है। प्रोटीन के दीवाने होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या है? बॉडी बिल्डर, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। वही है RER इज़ अ मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। राइबोसोम जो प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो एक साइट है प्रोटीन, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड के अंदर होते हैं, वो एक साइट है फोटोसिंथेसिस के लिए। वैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। रफ का ऑपोजिट क्या होता है? स्मूथ। स्मूथ मतलब मोटे लोग। बॉडी बिल्डर का ऑपोजिट क्या होता है? मोटापा, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मतलब बॉडी बिल्डर का ऑपोजिट। रफ एंड टफ के ऑपोजिट क्या है? ये लीचा पीचा बोलते हैं हम, जैसे कि छुई मुई सा, ठीक है। तो ये अनहेल्दी होते हैं, फैट है, क्योंकि अभी स्मूथ में क्या फ़ैट क्यों डाला हुआ है? फैटी क्यों? जैसे मैंने ऊपर बोला था, मम्मी का एक बेटा बॉडी बिल्डर है, दूसरा बेटा फैटी है।
तो फैट क्यों डाला है? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस, लिपिड और फैट एक साथ रहते हैं, लाइक अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना डेप्थ में हमें फ़िलहाल नहीं जाना, बट लिपिड का ही एक फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल, जिसके वजह से फैट बढ़ता है, ठीक है। तो लिपिड सिंथेसिस का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। इसका और एक काम है डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स एंड पॉइजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स एंड पॉइजन, ये हमें याद रखना ही है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट को हम कैसे याद रखेंगे? क्लोरोप्लास्ट को हम एज अ कुक, एज अ शेफ याद रखेंगे। सी और सी याद रखने को इजी है। रफ तो रफ एंड टफ बॉडी बिल्डर, रफ का ऑपोजिट स्मूथ होता है, बॉडी बिल्डर का ऑपोजिट मोटापा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या याद रखेंगे अभी हम? सी फॉर कुक का काम होता है खाना बनाना, क्लोरोप्लास्ट का भी काम होता है खाना बनाना। इट इज़ अ साइट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो बच्चों की भी पता है, फोटोसिंथेसिस का साइट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? इसमें क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल का काम होता है क्या? सनलाइट को लेने का, और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का, और वाटर को लेने का अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब वही हमारा जो पिगमेंट है, ये सबको अंदर लेके ये फोटोसिंथेसिस करता है लीव्स हमारा, और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। और क्या बनाता है? साथ में ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें लगता है क्लोरोफिल। ये भी डबल मेम्ब्रेन है, याद रखो। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे रखा है क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल है। ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल है। इंडिपेंडेंट मतलब इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं बोलती हूँ आपको कि आप इंडिपेंडेंट हो, तो उसका मीनिंग क्या है? कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की मतलब किसी की भी नहीं, आप अकेले भी पूरे वर्ल्ड में सस्टेन, कहीं पे भी जाओ पूरे वर्ल्ड में आप अकेले सस्टेन कर लोगे। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये शेफ, और माइटोकॉन्ड्रिया हम बैंक, ये दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट है। मतलब इनके पास क्यों इंडिपेंडेंट है? आप इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि आप कमा रहे हो, आपके पास पैसा है। वैसे ही ये क्यों इंडिपेंडेंट है? बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, ठीक है। तो ये खुद की चीज़ों को अगर बनाना होगा, इनको कुछ प्रोटीन चाहिए होगा, कुछ सिंथेसिस करना हो प्रोटीन का या फिर किसी भी चीज़ का, तो ये सेल के राइबोसोम या न्यूक्लियस के ऊपर के डीएनए में पर निर्भर नहीं है। ये इनके पास खुद का डीएनए है, ठीक है, और इनके पास खुद का राइबोसोम है। इनको कोई प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन बनाने वाला भी है, और प्रोटीन बनाने का जो इंस्ट्रक्शन देगा उसके लिए डीएनए भी है। तो ये खुद से ही प्रोटीन्स बना सकता है खुद के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा याद रखो, इसमें सब है। ये डबल मेम्ब्रेन भी होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल भी है। जो सबसे ख़ास चीज़ है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप याद रखो एज अ बैंक। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल है और डबल मेम्ब्रेन है, उसका भी सेम है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम है खुद का। अभी माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बैंक क्यों बोला? अभी बैंक, ये मोटा किस में काम करता है? बैंक में। और एक कुक कौन है? मम्मी एक अच्छी कुक है, ठीक है, वो याद रखो आप, ठीक है। तो बैंक में क्या होता है? पैसा होता है, करेंसी। मैंने क्या बोला था? एटीपी। एटीपी इज़ अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इधर लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो हमारा बैंक कैसे?
पैसे देगा, तुम आओगे, हाँ आपको लोन दिया जाएगा, ये लो इतना लोन लो, इतना पैसा लो, आपको नहीं दिया जाएगा, आपके पास कोलैटरल नहीं है, आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपको इतना पैसा रखना है, ठीक है रखो, ऐसे। तो इसका काम बैंक का जैसे काम होता है पैसा देना या फिर लेना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी खर्च करना। और हमारा पैसा क्या है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी आ जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका मॉलिक्यूल वगैरह हम इन डेप्थ आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो एनर्जी प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी ऑफ सेल, ये हमारा करेंसी है, ये हमारा पैसा है। तो हमें करेंसी से याद रखना है बैंक। बैंक में क्या होता है, हमारा पैसा, डॉलर, रुपीज़, इंडियन रुपीज़। वैसे हमारे सेल का करेंसी क्या है, एटीपी। जैसे हमारा रुपीज़ है वैसे सेल का करेंसी एटीपी है। तो एटीपी किसके पास है, हमारा बैंक कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बैंक है, ठीक है। इसके बाद हम लाइसोसोम पे जाएंगे। हमारा स्टोरी में ये मोटा है, जो बैंक में काम करता था, उसकी वजह से उसको मोटापा हो गया बैठ के काम कर के। तो फिर अभी उसको डिप्रेशन आ गया। क्यों, लाइसोसोम को डिप्रेशन, लाइसोसोम मतलब ले, LY है, LAY, ले। सोया हुआ कौन रहता है, डिप्रेस्ड लोग सोए हुए रहते हैं। डिप्रेशन मतलब जिसको डिप्रेशन रहता है वो क्या होता है, उसको हमेशा सबसे मेन सिम्टम क्या होता है, सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम मतलब ले, डिप्रेस्ड, सुसाइडल थॉट्स। ये मोटे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो डिप्रेस्ड है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग है ये। सुसाइडल बैग क्यों है ये, बिकॉज वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है हमारे सेल का या फिर प्लांट सेल का। इवन एनिमल सेल में तो ज़्यादा नंबर में होता है लाइसोसोम, ठीक है। तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जो भी वेस्ट है, जो भी एक्सक्रीटा है, अभी हर एक ऑर्गेनल काम कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ एक्सक्रीटा होगा। वैक्यूल्स वगैरह भी रहते हैं, एक्सक्रीटा रहता है सेल में। तो सुसाइडल बैग में हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं, सुसाइडल बैग में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो कुछ भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्रोकोडाइल का बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो कुछ भी खा लेगा, इवन मेटल का पीस भी खा लेगा तो भी वो डाइजेस्ट कर लेगा, ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो अलग है डाइजेस्टिव एंजाइम। बट इसका डाइजेस्टिव एंजाइम का मीनिंग है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो कुछ भी ख़राब चीज़ें हैं सेल में जिसको हमें इरेडिकेट करना है, बाहर फेंक देना है या फिर ख़त्म करना है। तो वेस्ट डिस्पोजेबल लाइक डस्टबिन जैसा चीज़, सुसाइडल, ये नेगेटिव वाला है लाइसोसोम, बट काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ से याद रखना है लाइसोसोम, बट काम उसका पूरा ऑपोजिट बहुत अच्छा काम करता है, साफ़ सफाई करने वाला काम है इसका। सुसाइडल बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो, ये जो लाइसोसोम है वो खुद के बाहर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, जिसके वजह से उसके आजू बाजू में जो वैक्यूल्स या फिर एक्सक्रीटा वगैरह जो भी आके इधर आजू बाजू में अक्यूमुलेट होता है, वो जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सब का ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ब्रेक डाउन करके अच्छी चीज़ में कन्वर्ट करके सेल में रख देता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब लाइसोसोम भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफकोर्स सब ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन है, बस माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ही डबल मेम्ब्रेन है, प्लस न्यूक्लियस। मम्मी शेफ इंडिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है और डबल मेम्ब्रेन भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी इंडिपेंडेंट और डबल मेम्ब्रेन है। अभी हमने क्या बोला, मोटे को सुसाइडल थॉट्स आ गया, उसको मरना है करके, फिर उसके बाद उसने वो जॉब छोड़ दी और वो नया जॉब पे लगा इधर फैक्ट्री में। अभी गोल्जी एपरेटस के लिए आपको जी फॉर पार्ले जी का फैक्ट्री याद रखना है आपको, ठीक है। पार्ले जी का फैक्ट्री क्यों, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री में जब भी रॉ मटेरियल आता है, तो रॉ मटेरियल को हम
जो प्रोडक्शन वाले हैं रॉ मटेरियल को शेप देते, तो ये लोग बिस्किट बनाते हैं, या फिर पार्ले जी का चॉकलेट्स भी होते हैं, लाइक किस्मी एंड ऑल, आपको तो पता ही होगा। तो रॉ मटेरियल को ये लोग मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और इसको बिस्किट बनाते हैं। बिस्किट बनाने के बाद क्या ऐसे ही फेंक दोगे, ऐसे ही दे दोगे, ऐसे ही बेच दोगे, कोई नहीं लेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, फैक्ट्री को पैकेजिंग करना पड़ता है। तो ये मॉडिफिकेशन समझो, ये रॉ मटेरियल हमारा क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। बिस्किट का जो रॉ मटेरियल होता है वो मैदा वगैरह होता है, बट हमारा प्रोटीन है, समझ लो, ठीक है। प्रोटीन का बिस्किट बना रहे हैं हम सब, जो पार्ले जी ने एडवांसमेंट कर लिया है खुद का, तो प्रोटीन का बिस्किट बना रहे हैं हम। तो प्रोटीन का जो रॉ मटेरियल जो भी है, जैसे कि दूध हो गया, ये वो वगैरह जो भी है, उसमें से मॉडिफाई किया जाएगा और उसको एक बिस्किट के फॉर्म में लाया जाएगा। फिर उसका पैकेजिंग करेंगे, पैकेजिंग करके उसको स्टोर करेंगे स्टोरेज में, और उसके बाद वो लॉट बाहर बेचा जाएगा। तो इसलिए गोल्जी एपरेटस क्या करता है, जो भी प्रोटीन सेल से कहाँ से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये देखो इधर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक, बॉडी बिल्डर मैंने बोला था, क्या चाहिए उसको, प्रोटीन बार्स चाहिए, प्रोटीन की बिस्किट चाहिए। तो वो जो प्रोटीन्स बनाता है राइबोसोम, वो राइबोसोम जो भी प्रोटीन्स बना उसका क्या है, मॉडिफिकेशन करता है ये फैक्ट्री। कौन, गोल्जी एपरेटस। इसको और बहुत सारे नेम है, एपरेटस भी बोलते, बॉडी भी बोलते, मैंने ऊपर बताया आपको। तो आप पार्ले जी फॉर जीनियस, G फॉर गोल्जी, ऐसा याद रखो, ठीक है। जीनियस लोग, बॉडी बिल्डर लोग, जीनियस है भाई वो बॉडी बिल्डर, अच्छा बच्चा है वो अपनी मम्मी का, जीनियस है, ठीक है। तो फिर इसलिए इसका काम क्या होता है, गोल्जी एपरेटस का, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, फैक्ट्री ही याद रखो। फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी होता है वो गोल्जी एपरेटस में होता है। प्रोटीन आएगा, स्टोर किया जाएगा, जितना टाइम अभी कुछ काम चल रहा होगा पहले से सेल में या फिर गोल्जी एपरेटस में, तो थोड़ा टाइम तो रखेगा ना खुद के पास, तो स्टोरेज। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन होगा, उसको बिस्किट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर प्रोटीन को एक अच्छे फॉर्म में या फिर दूसरा रूप दिया जाएगा, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, अलग अलग टाइप के फोल्डिंग, ग्लाइकोलाइज, ये सब आगे आप पढ़ोगे आराम से। फिर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन होता है, और उसके बाद पैकेजिंग के बाद फिर से स्टोरेज होता है। वो रुकेगा सेल जब तक आगे का सब क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक। और मेन चीज़ है, ये सबसे मेन चीज़ है, लाइसोसोम ये बनाता है लाइसोसोम। ये सुसाइडल बैग्स, ये जो गार्बेज बैग्स है, जो साफ़ सफाई रखता है सब चीज़ों का, लाइसोसोम मेन चीज़ है, ये बनाता है गोल्जी एपरेटस। राइबोसोम और लाइसोसोम में फ़र्क है, ये येलो कलर के लाइसोसोम है और रेड कलर के, पिंक कलर के राइबोसोम है। तो राइबोसोम का भी वही काम होता है, क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने वो चीज़ देख लिया है, ठीक है। अभी ये वैक्यूल, ये प्लांट सेल में सबसे बीच में रहता है वैक्यूल, उसकी वजह से पेरीफेरी में जाता है न्यूक्लियस वगैरह। अभी वैक्यूल का काम क्या है, ह्यूज सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम है, कुछ नहीं, स्टोरेज। वैक्यूल बड़ा वाला चीज़ है, स्टोरेज ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड। ये स्टोरेज होम है भाई, ये स्टोरेज होम है, बाकी कुछ नहीं है। सेल का स्टोरेज होम है। छोटे छोटे वैक्यूल्स किस में होते हैं, एनिमल सेल्स में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी मेन है, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेलिस को जिधर है उधर ही रखता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहा, सेल ऑर्गेनेल्स हवा में रहे, तो वो इधर उधर तैरते रहेंगे, हमें वैसे चाहिए नहीं। अगर हमारा सेल वैक्यूल बीच में, तो वैक्यूल इधर ही रहेगा, सेल का न्यूक्लियस इधर है तो इधर, वरना सेल के न्यूक्लियस से, पोर्स से जो भी चीज़ें निकल रही है बाहर DNA में कि प्रोटीन सिंथेसिस करो, जो भी प्रोटीन निकल रहा है, इधर प्रोटीन बन रहा है, ये इधर से गोल्जी एपरेटस में जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा वेसिकल के फॉर्म में प्रोटीन। ना, मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ के लिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ के लिए पावर देगा, हमें एनर्जी देगा, ये सब। फिर ये प्रोटीन वेसिकल के फॉर्म में एक तो बाहर जाएगा प्रोटीन, या फिर इधर आके चिपक जाएगा, बाहर आके बाकी के बॉडी का काम करेगा, एनिमल या ह्यूमंस का सॉरी। हाँ, तो फिर
बाहर आके जो भी काम करेगा, ये जो भी प्रोटीन का काम है वो सब कैसे होगा? अगर ये सब हवा में तैर रहे हैं हमारे ऑर्गेनल्स, तो उसको रास्ता कैसे मिलेगा बराबर? वो बराबर से बाहर कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। उसके लिए साइटोप्लाज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता है साइटोस्केलेटन। जैसे मैंने ऊपर बताया था, साइटोस्केलेटन हर ऑर्गेनेल को उधर के उधर ही रखता है। मेंटेन्स स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, जैसे सेल वॉल एक स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट सेल में, वैसे इसको मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्म का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। मेंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल बाय सबटेंडिंग सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड इटसेल्फ। सबटेंड करता है वो, सबस्टेंस सेल ऑर्गेनल्स इनसाइड इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल इतना ही है, बस एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल होता है एनिमल सेल में। हमने एनिमल सेल किया, देखो वैक्यूल्स बहुत सारे नंबर्स में, सेंट्रली नहीं है, आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे हैं, इसलिए वैक्यूल्स ज़्यादा नंबर में होते हैं। इसमें लाइसोसोम्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस ऑफ सेल होता है, पावर हाउस, एनर्जी बैंक है हमारा ये। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER किया हमने, SER किया, बॉडी बिल्डर, मोटा, पूरा ऑपोजिट। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर देता है सेल को। वैसे ही सेंट्रियोल का काम है सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने को। अभी फ़िलहाल इतना ही याद रखो कि वो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ये जो भी है ना, ये जो भी है वो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं सेंट्रियोल से। ये बस सेल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, ये प्लीज़ याद रखो। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। इसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। वो स्पिंडल फाइबर्स जो भी है ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स को डिवाइड वगैरह करने में हेल्प करते हैं। वो आगे वाले लेक्चर्स को आपको समझ आ जाएगा। सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है सेल का, वैसे भी डिवीजन, माइटोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, ये सबसे स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल प्रोड्यूस करता है स्पिंडल फाइबर, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। बस यही एक एक्स्ट्रा है एनिमल सेल में, वेरस इसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड वगैरह नहीं होता। पेरोक्सिसोम्स भी होते हैं, वो डिटेल्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गोल्जी एपरेटस के लिए हमने G फॉर जीनियस, G फॉर पार्ले जी का फैक्ट्री याद रखने को बोला। न्यूक्लियस मतलब हमारी मम्मी हो गई। बस इतना ही है, दैट्स इट। आपका सेल हो गया, ओवरऑल आपका सेल हो गया। आपको मैं ये नोट्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कहीं पे, ठीक है, या कमेंट में। आप बताओ कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, हाउ मच दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन योर स्टडीज़, एंड प्लीज़ रिकमेंड मी extra topics which you want in depth or overall information about it. Okay, thank you.